तू अगर सच्चा जौहरी है तो मुझे अंधेरों में मिल, तू अगर सच्चा जौहरी है तो मुझे अंधेरों में मिल, अरे धूप में तो कांच भी चमक जाया कर। मैंने इसमें कोई शंख नहीं है, अच्छा। मगर इसकी नाद जो है, इसकी आवाज जो है वो नर शंख की तरह है, इसीलिए इसको शंख बांसुरी नाम दिया। मतलब बजाते बजाते सांस भी लेने की कला इनके पास है, मेरे पास नहीं है। मनी इस डोली में बिठाई के का, बारी बारी सबको सैया जाना है उस पर। और किशोदा तो रुलाई देते थे वो तो। संग मेरे आजा आजा सजना, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। 6 वर्ष की उम्र हर बालक के लिए कंचा गिल्ली डंडा सहित कई दूसरे खेल खेलने व कूदने के दिन होते हैं, लेकिन बनारस में जन्मे एक 6 साल के बालक को सजा के तौर पर उसके पिता ने हर दिन 6 घंटे बांसुरी बजाने का आदेश दे दिया। इस सजा को पूरा करते करते वह बालक बांसुरी वादन में ऐसा रम गया कि महज 13 साल की उम्र में उसने मुंबई के एक स्कूल में बांसुरी वादन का कार्यक्रम दे डाला। तब से आज 50 वर्ष हो गए हैं। उसने बांसुरी वादन और शास्त्रीय संगीत जगत में नित नए आयाम स्थापित करते हुए बांसुरी वादन में रमा हुआ है। यह बालक कोई और नहीं बल्कि इस वर्ष यानी कि 2025 में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित विश्वसित बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार हैं। संगीत जगत में सभी उन्हें इसी नाम से पहचानते हैं, जो कि 1980 में पंडित रविशंकर ने उन्हें दिया था। यूं तो उनका असली नाम रानेंद्र मजुमदार है और उनके पिता मशहूर होम्योपैथ डॉक्टर, मशहूर चित्रकार व शौकिया बांसुरी वादक भानु मजुमदार थे। रोनू मजुमदार शंख बांसुरी के आविष्कारक हैं, जिसका अनुसरण आज दुनिया भर के उभरते बांसुरी कलाकार करते हैं। एक तरफ वह ESD बर्मन, नौशाद, गुलजार, खय्याम, विशाल भारद्वाज, गुलजार, लता मंगेशकर, पंडित रवि शंकर, जाकिर हुसैन सहित तमाम सब लोगों के साथ बांसुरी बजा चुके हैं। कई सफलतम फिल्मों में बांसुरी वादन कर चुके हैं। तो वहीं उन्होंने नदी की बेटी फिल्म में संगीत निर्देशन करने के साथ ही गीत भी गाया था। इतना ही नहीं, वो ग्रामी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। कई विदेशी गायकों संगीतकारों के साथ म्यूजिक कंसर्ट का हिस्सा रह चुके हैं। उनके दर्जनों एल्बम भारतीय व विदेशी संगीतकारों के साथ बाजार में आ चुके हैं। उनके प्रशंसकों की कमी पूरी दुनिया में नहीं है। अमेरिका के रिकॉर्डर ने सही कहा है कि रोनू निश्चित रूप से भारतीय बांसुरी के डॉक्टर फील गुड हैं। पंडित रोनू मजुमदार ने वेणुनाद नामक एक मंच पर 5378 बांसुरी वादकों का एक संगीत कार्यक्रम आयोजित कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। यह कार्यक्रम नासिक में आयोजित हुआ था। इतना ही नहीं, उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़े हिंदुस्तानी क्लासिक सिम्फनी के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। महज 18 साल की उम्र में रोनू मजुमदार को पहला पुरस्कार ऑल इंडिया रेडियो पुरस्कार मिला था। यह 1981 की बात है। उसके बाद से अब तक आदित्य विक्रम बिरला पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पंडित जसराज गौरव पुरस्कार, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान से लेकर
पद्मश्री तक सैकड़ों पुरस्कार अपनी झोली में कर चुके हैं। रोनी मजूमदार ने फिल्मी संगम चैनल पर अपने आविष्कार, अपनी अनूठी बांसुरी वादन शैली, आलाप से लेकर कई मुद्दों पर खुलकर बात की। यही नहीं, वह भी नेपोटिज्म के शिकार रहे हैं, तो इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। आप भी उनकी इस रोचक बातचीत के साथ ही बांसुरी की मधुर व कर्णप्रिय आवाज़ का आनंद लीजिए। रोनू मजूमदार जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। सर, आपको पद्मश्री मिला जी। आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई? हाँ, देर तो हुई। पूरे म्यूजिक जो फेटर्निटी, पूरा म्यूजिक फील्ड ये कहता रहा कि पंडित जी को अभी तक क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। मगर मेरी तरफ से सरकार से कोई शिकायत नहीं है। मैंने दोनों हाथ फैला के इसको स्वीकार किया है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। तो मेरी मेहनत जारी थी। फाइनली गवर्नमेंट को लगा और जूरी को लगा और कि इनका मेहनत बहुत बड़ा है, तो इनको पद्मश्री दिया जाए। अब आगे और सफ़र करेंगे। आपने पद्मश्री अवार्ड लेते समय ये अवार्ड पहलगाम से जुड़े लोगों को समर्पित किया, इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? मेरी सोच ये थी कि हम लोग आज सेफ, सुरक्षित अपने घर में बैठे हैं, और वो लोगों के बारे में सोचिए जो घूमने गए थे और अपने मांग का सिंदूर खो दिए। तो मैंने इसको सेलिब्रेट नहीं किया, पद्मश्री का कोई पार्टी नहीं किया। ये मेरी मन की श्रद्धा और मन की श्रद्धांजलि है उन परिवारों के लिए कि उनको भगवान शांति दे और ये आतंकवाद दूर हो और जड़ से खत्म हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इसी तरह जब तानसेन में, ग्वालियर में मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी 4 महीने पहले ही दिसंबर में मैंने जीता, तो भी मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि उस दिन उस्ताद जाकिर हुसैन जी मर गए थे, और इसी वजह से मैंने उस दिन भी सेलिब्रेट नहीं किया। सर, जब भी कोई पुरस्कार समारोह होता है, पुरस्कार किसी कलाकार को दिया जाता है, तो उससे परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। पद्मश्री एक ऐसा अवार्ड समारोह होता है जहां ईंधन की कोई सुविधा नहीं होती है। अगर उस दिन आपको परफॉर्म करने के लिए कहा जाता, भले 2 मिनट का मौका दिया जाता, तो आप क्या करते? इतने सारे लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला, तो इसीलिए परफॉर्म करना तो बहुत मुश्किल है। मोदी साहब खुद वहाँ अरे मजूमदार जी करके वो मुझे चेहरे से, नाम से पुकारते हैं और बहुत प्यार करते हैं शुरू से, नागपुर के ज़माने से, आज से नहीं। तो अगर परफॉर्म करने के लिए कहते तो मैं अपना बनाया हुआ राग सृष्टि विलय परफॉर्म करता। बता सकेंगे वो राग क्या है? उस राग में मैंने जो सृष्टि हुई वो माँ जगदम्बा, माँ पार्वती ने किया, और विलय जो है वो शंकर भगवान करते हैं। उसको विनाश नहीं कहना चाहिए, वो प्रलय है। प्रलय काल सब नाशनहारी। प्रलय जब होता है तो नया कमल खिलता है और फिर नए युग की शुरुआत होती है। तो इन दोनों को उस राग में मैंने मिलाया है। क्या बात? हाँ, इस राग में बड़ी गहराई है और लोग सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका जन्म बनारस में हुआ जी। बनारस में संगीत का माहौल होता है और उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है लोगों को। जैसे कि कलकत्ता में लोग कहते हैं कि हर घर में संगीत और नृत्य चलता है, वही हालत कुछ बनारस की भी है। इसके साथ आपके घर में आपके पिताजी शौकिया बांसुरी बजाया करते थे। पेशे से वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे और पेशे से चित्रकार थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे, बहुत नाम था। बनारस शहर और आपके घर का माहौल, दोनों में से कहाँ आपको किसने प्रेरित किया कि इस क्षेत्र में आए और कहाँ क्या सीखा आपने? बनारस का माहौल ऐसा था कि सीखने की जरूरत नहीं, बस आप वैसे बन जाते हैं जैसे देखते हैं। तो पंडित किशन महाराज जी उस वक्त अपने एकदम चरम सीमा पे थे और युवा थे। मेरे बचपन में वो युवा थे। और श्रीमती गिरजा देवी, गिरजा बुआ मैं कहता था, इन लोग के घर में आने जाने की वजह से वो ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, ये सब, और लय का तो संगीत में 2 ही चीज़ तो होती है, स्वर और लय, फिर साहित्य बाद में आता है।
तो इन सब का जो असर मेरे ऊपर हुआ उसी ने मुझे कलाकार बनाया। लेकिन फिर कलाकार बनना था तो कुछ दूसरी क्षेत्र भी चुन सकते थे, बहुत से क्षेत्र हैं कलाकार के संगीत के भी, बांसुरी वादन ही क्यों? बांसुरी वादन मैंने चुना नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं कि बांसुरी ने मुझे चुन लिया, क्योंकि मैंने बचपन में सारनाथ में 5-6 बांसुरियां मैंने तोड़ दी थी। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उसको खिलौने की तरह मैंने तोड़ दिया था। तो पिताजी ने शाम को आके मुझे मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, बस इतना ही सजा दिया कि जितनी बांसुरियां तुमने तोड़ी है उतनी घंटे रियाज करो। तो वो रियाज जो शुरू हुआ, और पिताजी की आज्ञा, बच्चा था मैं 6 साल का, और 6-6 घंटे 7-7 घंटे मैंने बाजना शुरू किया और फिर उसके प्रेम में पड़ गया। पहले तो सजा के तौर पे मैंने बोला कि पिताजी ने बोला, और मैं झूठ कभी नहीं बोलता था कि 2 घंटा किया और पिताजी को बोल दिया 6 घंटे किया। 6 घंटे करता ही था मैं। तो वो जो रियाज आज भी काम आ रहा है। क्या बात है। सजा के तौर पर रियाज करना और फिर उसमें रम जाना, कितना फर्क था वो जो आपने महसूस किया था? मैं हरदम मानता हूं कि पहले मांझो फिर साधो। आदमी पहले साधना कैसे कर सकता है? साधना के लिए मन ही नहीं लगेगा। पहले तो उसको रोबोटिक प्रैक्टिस करना पड़ता है। जस्ट ऐसा सोचिए कि आपको बस ये मारते जाना है, रट्टा मारना जिसको कहते हैं जी, चिल्ला मारना, रट्टा मारना। तो रट्टा अगर मारेंगे तो हाथ तैयार हो जाते हैं, फिर कब आप रम जाते हैं ये आपको खुद ही मालूम नहीं पड़ता। तो फिर मुझे खुद ही मालूम नहीं पड़ा कि मैं कब रम गया। बनारस से बंबई आना क्यों हुआ? संगीत से जुड़ना था या कोई अन्य वजह रही? हम लोग 73 में आ गए। वो होम्योपैथिक कारण था। पिताजी के एक बहुत बड़े मित्र थे डॉक्टर मुखर्जी। उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक की ज्यादा डिमांड बॉम्बे में है, बनारस में उतनी नहीं है, लोग समझ नहीं पाते कि ये मीठी मीठी गोलियां क्या कमाल कर सकती हैं। तो वो जो पिताजी ने फैसला किया तो हम सब आ गए उनके साथ। पहले पिताजी आए थे, अच्छा, फिर 6 महीने बाद हम लोग आ गए। तो फिर बंबई में आपकी दिनचर्या कैसे शुरू हुई और संगीत से कैसे लगाव बढ़ता चला गया? संगीत तो मेरा जीवन बना ही था। फिर स्कूल राजघाट हाई स्कूल में मैंने 5वीं तक तो बनारस में पढ़ लिया था। जब बंबई आया तो मैं 10 साल का था। तो फिर मैंने एडमिशन हिंदी मीडियम में ही लेना था, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की। और फिर न्यू एरा हाई स्कूल में उल्लासनगर में मुझे मिला और कहीं मुझे मिला नहीं। तो वहां पे मैं करता रहा और गुरुजी यहाँ मुझे मिल गए, क्योंकि पिताजी को ऐसा लगा कि मुझे जितना सिखाना था मैं सिखा चुका। अब ये लड़का थोड़ा आगे बढ़ रहा है, इसको असली गुरु की जरूरत है। अच्छा, तो उन्होंने पंडित विजय राघव राव बांसुरी के बहुत बड़े विद्वान, उनके पास मुझे ले गए। आप रविशंकर जी के भी काफी करीब रहे, उनसे भी आपने काफी कुछ सीखा और विजय राघव जी से भी आपने काफी कुछ सीखा। दोनों से आपने क्या अलग चीजें सीखी और दोनों में क्या खूबियां आपको भा गई? खूबियां मुझे भाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पंडित विजय राघव राव जी मेरे मेन गुरु हैं। उन्होंने बांसुरी की सारी बारीकियां, राग रागिनी सब मेरे अंदर डाला। रविशंकर जी ने मुझे एक प्रोफाइल बनाया। रविशंकर जी मेरे दादा गुरु थे रिश्ते में, क्योंकि मेरे गुरुजी विजय राघव राव जी रविशंकर जी से ही सीखते थे। अच्छा, तो ये रिश्ता बड़ा अजीब था। रविशंकर जी ने मेरे गुरुजी से कहा कि ये लड़का मुझे दे दो। अच्छा, ये कंप्यूटर है, इसका माइंड कंप्यूटर की तरह चलता है। तो अब रविशंकर जी के सारे ऑर्केस्ट्रा में मैं बजाने लगा। आप जानते ही हैं, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, ये गाना मेरा ही बजाया हुआ है रविशंकर जी का, जो एशिया 82 के लिए था। तो रविशंकर जी ने मुझे कंप्लीटनेस, एक संपूर्णता का एहसास दिलाया कि संपूर्ण कलाकार में क्या क्या गुण होने चाहिए। और वो जो दिड़ 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 दाड़ 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 दिड़ 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 दाड़, वो जो रविशंकर जी का रविशंकर पना जो मेरे अंदर आया, उसने मुझे क्या क्या नहीं दिया। उसने मुझे स्टेज में बैठना सिखाया, उसने मुझे कलाकार ऑडियंस से बात करना सिखाया, उसने मुझे तबला के साथ इंटरेक्शन, तबला के साथ कैसे तालमेल बैठाना चाहिए ये सिखाया। पता नहीं क्या क्या।
शब्दों से परे कोई चीज होती है, वो रविशंकर जी है, महात्मा रविशंकर। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका 7वां जन्म था ऐसे बीनकार, बीनकार माने जो तार का साज बजाते हैं, जो वीणा के होते हैं, वीणा से ही तो सब निकला, सितार, सरोद, सब कुछ। वीणा सबसे प्राचीन है ना जी। तो वीणा से वीणा वादक रहे पंडित रविशंकर जी जन्मों जन्मों से। आप लोगों के साथ गा रहे थे, रविशंकर जी के साथ जुड़े हुए थे, फिर उसके बाद आपने अपने खुद के एल्बम में निकाले, फिल्मों के लिए काम कर, ये सारी चीजें कैसे विकसित हुई आपके साथ? ये सब सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, यहाँ पर भीड़ बहुत है, निकल सको तो चलो, ऐसा कुछ जीवन रहा। मैं यहाँ पे बहुत धक्के खाए मैंने मुंबई में, और बहुत नकारा गया, बहुत जगह से निकाला गया, क्योंकि मैं बड़े खानदान से, खानदान तो बड़ा था मगर संगीत का खानदान नहीं था जी। मैं कोई रविशंकर जी का बेटा नहीं था, या मैं कोई अमजद अली खान साहब का बेटा नहीं था, या मैं बड़े गुलाम अली खान साहब का बेटा नहीं था। तो यहाँ पे नेपोटिज्म, सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद ये नेपोटिज्म बहुत पॉपुलर हुआ, चर्चा शुरू हो गई। चर्चा शुरू हो गई कि नेपोटिज्म 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 पहले भी था जी। और नेपोटिज्म शास्त्रीय संगीत में भी है। तो नेपोटिज्म का शिकार मैं बहुत हुआ, और कई कलाकार, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मुझे सपोर्ट नहीं किए, अब वो नहीं रहे। मैं सचमुच दुख का पहाड़ झेला है मैंने। सिर्फ मैं नेपो किड्स नहीं हूं इसलिए उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया मुझे, और मैं अपनी यात्रा मैंने बड़ी मुश्किल से जारी रखी, और उसमें मेरे विवाह के बाद मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है कि उसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। और मैं जो भी नेपो बच्चे नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कभी टूटना नहीं, कभी हारना नहीं, कभी अपने से दुखी मत होना, कभी अपने को गाली मत देना, काम करते रहो, एक दिन तुम्हारा आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि लगेगा कि अरे आग को तो कोई दबा ही नहीं सकता। आपको नहीं लगता कि नेपो किस को आगे बढ़ाने के चक्कर में ये लोग कहीं ना कहीं कला, संस्कृति और संगीत को नुकसान पहुंचाते हैं? कला संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, कुछ लोगों का जीना दुभर कर देते हैं, क्योंकि जो नेपो किड्स हैं वो भी टैलेंटेड हैं, मगर स्पर्धा हेल्दी होनी चाहिए। सही बात। उस स्पर्धा के हेल्दीनेस को, ये सकारात्मकता को ये तोड़ देते हैं, जो नेपोटिज्म की वजह से नेपो किड्स को ही बढ़ाते हैं और दूसरे को दबाते हैं। तो इसका इस कदर मैं शिकार हुआ, अगर अभी सुनीता बुद्धि राजा जिंदा होती तो शायद जो किताब मेरे ऊपर लिख रही थी उस किताब में बहुत कुछ खोल के मैंने कहा था। अच्छा। किसी कंट्रोवर्सी से डरे बिना कुछ कुछ मैंने कह दिया था, कुछ नाम मैंने ले लिए थे, और जिस वजह से, और जो जिसने नुकसान पहुंचाया वो बहुत बड़ा नाम था। तो उसके कोप भाजन कहते हैं हिंदी में, जी। उसके कोप भाजन को झेलना इतना आसान नहीं था। मेरी पत्नी की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ और पद्मश्री तक पहुँच गया हूँ। बहुत से लोगों ने आपको रास्ते में और अड़चने डाली, आपको बर्बाद करने की कोशिश की, आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई एक उदाहरण देके बता सके तो? बहुत जगह ये लोग सोशल मीडिया आने की वजह से जो रील्स बनाते थे, वो रील्स में जो इतना डिजर्विंग नहीं है उसको ही बेस्ट बताते थे, और जहां की तक की कलाकारों का मानना है कि मैं बेस्ट था। तो आम पब्लिक के लिए ये मुश्किल हो जाती थी कि आम पब्लिक को तो उतना संगीत का फर्क मालूम नहीं, वो सोचते थे यही बेस्ट है। अगर आप एक प्रोडक्ट को बार बार बड़े आदमी के द्वारा उछालेंगे मीडिया में कि ये बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, तो और जो डिजर्विंग है उसका नाम वो बड़ा आदमी लेगा ही नहीं, तो क्या हालत होगी सोचिए इस फील्ड की। तो इससे, मगर ईश्वर ने
सब कुछ बदल के रख दिया। जब इस तरह की लड़ाई होती है तो कलाकार के सामने एक रास्ता ये होता है कि वो अपने अलग तरह की राह चुन ले, कुछ नया करें। तो आपने नया क्या क्या करने की कोशिश की? नया कैसे करे? उस कलाकार को नया करने के लिए नया करेगा तो बेचेगा कहां? जब कोई बड़ा आदमी ही आपको गिराने के चक्कर में लग जाए, हाथ धो के पीछे पड़ जाए, तो आप वो नया चीज लोगों के सामने लेके कैसे जाएंगे? ये तो बताइए। आज मैं एक स्टाइल को मैंने जन्म दिया जी। सिर्फ 1980 में मैं ही एक बांसुरी वादक था जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से अलग बांसुरी बजा के दिखाया। अच्छा। सब उनकी कॉपी करते थे। पन्नालाल घोष जी सबसे बड़े बांसुरी के, जी। उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया जी, करेक्ट। ठीक। मेरे गुरुजी भी हरि जी से भी बड़े, हाँ। पंडित विजय राघव राव, मगर हरि जी का नाम सबसे ज्यादा। मैंने तो यहां तक भी कहा कि माँ देवकी जो कृष्ण को जन्म दी, वो कृष्ण जन्माष्टमी में मेरा इंटरव्यू, यहां तक कि हरिप्रसाद जी तक इस इंटरव्यू से इतने खुश हुए थे। मेरे मन में तो कोई ग्लानि या पाप नहीं था जी। मैं निष्पाप हूं, ये मैं कह रहा हूं कैमरे पे। तो मैंने कहा कि बांसुरी को जन्म दिया पन्नालाल घोष ने तो वो देवकी है, और घर घर तक पहुंचाया और बड़ा किया बांसुरी को वो हरिप्रसाद चौरसिया, तो वो माँ यशोदा है। तो इस बात को इतनी अच्छी तरीके से आया, तो मैंने बस ऊपर वाले पे भरोसा रखा, और मेरा जो काम है वो कलाकार जो दूसरे थे, जो बांसुरी से जुड़े हुए नहीं थे, उन लोगों ने बात करना शुरू किया मेरे शंख बांसुरी के बारे में, मेरा ये 7 होल टेक्निक के बारे में, जो मेरी मीड़ घसीट की जो स्टाइल है आलाप की, उसके बारे में। यहाँ तक कि कल रात को एक ऑर्गेनाइजर ने मुझे फोन किया, उनका नाम विक्रम है, और वो मेरा प्रोग्राम करना चाहते हैं नोएडा में। उन्होंने कहा कि आपको बुला रहा हूं एक ही कारण है कि आप आलाप शुद्ध करते करेंगे ना पंडित जी, गैलरी के लिए तो नहीं बजाएंगे ना। मैं एकदम उनकी बात का बुरा नहीं माना मैंने। मुझे लगा कि कोई तो खरीदार मिला जो सच्चा है और कला की कदर कर रहा है। हाँ, उसका पूरा अधिकार है कि वो मुझसे प्योर मांगे। वो मुझसे ये तो नहीं कह रहा है कि आप अपना घर बार उठा के दे दो, वो कह रहा है आप प्योर बजाओ। मैं एक शेर कहना चाहूंगा यहां जी। तू अगर सच्चा जोहरी है तो मुझे अंधेरों में मिल, तू अगर सच्चा जोहरी है तो मुझे अंधेरों में मिल, अरे धूप में तो कांच भी चमक जाया करता। क्या बात है। तो वो सच्चा जोहरी था कल रात को, जिसने कहा कि असली हीरा मुझे चाहिए। तो मैंने कहा, बोले पंडित जी आपकी तरह आलाप करने वाला अभी कोई है नहीं, उस आलाप के लिए मैंने बुक किया है, बजाएंगे ना? मैंने कहा बजाऊंगा। आपने शंख बांसुरी का जिक्र किया, शंख बांसुरी का इजाद आपने कब किया था, और क्या उसकी खूबी आपने आपके दिमाग में कैसे आया कि इसको इस ढंग से बनाया जाए, और क्या बताएंगे मुझे? उसके कारण भी पंडित रविशंकर जी हैं। अच्छा। भारत रत्न पंडित रविशंकर इज द रीजन फॉर मेकिंग दिस बांसुरी। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। मैं मॉस्को गया 1988 में, 1988 में रविशंकर जी के साथ। अब वो नीचे आलाप करते थे मंद्र सप्तक में, मतलब नीचे के ऑक्टेव में। तो उस वक्त बांसुरी पंचम से ज्यादा नीचे जाती नहीं है कोई भी बांसुरी। अगर कानी उंगली, ये छोटी उंगली भी लगा दे तो ज्यादा से ज्यादा मध्यम पे जाएगा, फिर माँ के बाद फिर गा रे सा, वो जाएगा नहीं। तो मैं बड़ा खुद को बड़ा मुझे सफोकेशन, बड़ी घुटन होती थी कि मैंने कहा ये कैसे किया जाए। और पंडित विश्वमोहन भट्ट जी और बाकी सारे जो शागिर्द रविशंकर जी के थे वो आसानी से बजा रहे थे। तो मैं बॉम्बे आया और मैं एक्सपेरिमेंट में जुट गया, और उसमें मिस्टर MM पई ने, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट और फ्लूटिस्ट, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। अच्छा। साइंटिस्ट और बांसुरी वादक मेरे गुरुजी के शिष्य थे, मिस्टर MM पई, उनको यहां से प्रणाम कर रहा हूं। उनकी वजह से आज ये शंख बांसुरी आपके सामने है। आप देख सकते हैं सारे पोजीशन को बदला मैंने, इसमें कोई शंख नहीं है। अच्छा। मगर इसकी नाद जो है, इसकी आवाज जो है वो नर शंख की तरह है, इसीलिए इसको शंख बांसुरी नाम दिया। तो इसमें अपना क्या क्या चीज कैसे दिमाग में आया कि आपको ये किया जाए?
इसकी पोजीशन सीधी होनी चाहिए मगर हाथ पहुंचेगा नहीं जी। तो मैंने इसको टेढ़ा करके देखा कि सुर खराब हो रहा है कि नहीं। उसमें कई बांसुरियां बर्बाद हुई और खराब हो गई, बेसुरी हो गई, मगर फाइनली जब बना तो आज ये ओरिजिनल शंख बांसुरी है जो कम से कम 25-27 साल से ज्यादा पुराना है और अभी नई शंख बांसुरी भी बन गई है। अच्छा, कितनी बनाई है आपने अब तक शंख बांसुरी? 6 से 7 तक। अच्छा, मेरा बेटा भी बजाता है, मेरे शिष्य भी बजाते हैं। क्या बात है। और जो मेरे शिष्य नहीं है, देखिए कितनी सच्चाई से आज इस फील्ड का कामकाज चल रहा है। जो नहीं है मेरे शिष्य वो भी शंख बांसुरी बजाते हैं और मेरा नाम लेते हैं। वाह, क्या बात है कि पंडित रोनू मजूमदार जी की वजह से हम शंख बांसुरी बजा पा रहे हैं आज। आप एक बार बजा के दिखाएंगे? मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूं, देखिए इसकी गूंज देखिए, इसका नाद देखिए, धरती के नीचे की जो कोई आवाज है वो सुनाई देगी। इसको आप नॉर्मल नहीं पकड़ सकते, इसको आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। बहुत खूब। तो जो आपके शिष्य नहीं है वो बजा रहे हैं, तो वो कहाँ से शंख बांसुरी ले रहे हैं? आपके यहाँ से मंगवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ मेरे यहाँ से मंगवा लेते हैं। अच्छा। और कुछ बांसुरी बनाने वालों को भी मैंने ट्रेन किया है। अच्छा। वो बना लेते हैं। पूनम फ्लूट्स है। अच्छा। और कांति भाई पटेल है, ये लोग बड़ा अच्छा बनाते थे। मेरा शिष्य मुकुंद लेकुर वाले वो भी बना लेता है। अच्छा। नागपुर में ये 3 लोग एकदम अच्छी तरह से शंख बांसुरी बना लेते हैं। आपकी क्या इच्छा है कि शंख बांसुरी किस लेवल तक जाए लोगों तक? मैं चाहता हूं, क्योंकि इसके बिना बांसुरी का कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। क्योंकि आप पहले माले में खड़े हैं और आप ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे ही नहीं। हाँ, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि ये हर बांसुरी वादक इस लिमिटेशन से उबर के ऊपर आए और इसको ले, और ये ना सोचे कि मैं ये मैसेज देना चाहिए कि मैं रोनू मजूमदार जी का शिष्य तो नहीं हूं तो मैं क्यों बजाऊं। वो ये मैसेज को सुने और इसको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। अमूमन ये देखा गया है कि जिनके पास कोई कला है, चाहे संगीत की हो, किसी भी वाद्य यंत्र को बजाने की हो, जैसे कि बंगाल में है एक वाद्य यंत्र, बहुत उसका नाम मैं याद बोल रहा हूँ, धीरे जो लुप्त होते जा रहे हैं वाद्य यंत्र वगैरह, लोग बजाने वाले खत्म होते जा रहे हैं, तो लोग एक दूसरे को सिखा नहीं रहे हैं। ये कहाँ तक सही मानते हैं आप? ये लुप्त तो होते हुए वाद्य को इस्तेमाल नहीं होता तो उनको रोटी पानी की थोड़ी तकलीफ हो जाती है। मैं सच्चाई थोड़ा कहना चाहता हूँ यहाँ। पहले भूखे पेट होए भजन गोपाला जो कहते हैं ना, ले ले अपनी कंठी माला। तो मैं गवर्नमेंट के लिए जो मैं चाहता हूँ, ये जो लुप्त होते वाद्य हैं उनका संरक्षण के लिए थोड़ा और गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। हालांकि संगीत नाटक एकेडमी काफी काम कर रहा है। अच्छा। और इसराज, दिलरुबा ऐसे साथ जो लुप्त हो रहे हैं, कुछ यंग कलाकार, अभी मैं वाह उस्ताद करके एक DD1 में आ रहा है, उसमें मैं जज बन के गया था। तो एक यंग लड़का ने इतना सुंदर बजाया, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, घुंघराले बाल, और ऐसा इसराज को जो जाने वो इसराज बजाए। क्या बात। तो इसराज ऐसा बजाया कि दिल खुश हो गया। नहीं, जैसे कि जयपुर में भी, मैंने राजस्थान में एक रावण हत्था करके है, वो भी लोग एक ही कम्युनिटी आ गए, वो भी एक ही बजा रहा है, बाकी उसके फैमिली में खत्म, उसके बाद कोई नहीं बजाएगा। नहीं स्थितियां हो रही हैं। मैं ये नहीं मानता, मुझे क्षमा करिएगा। हाँ। क्योंकि ये मांगणिया और लांगा जो जैसलमेर के हैं ना, जी, इनके खानदान में कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि ये दूसरा कोई काम करते ही नहीं है, चाहे भूखे मर जाए, इनको बस संगीत ही करना है।
तो ये लोग रावण हत्ता बजाने वाले जितने हैं वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। आज कोई भी मांगनिया लांगा जो राजस्थानी फोक जो जैसलमेर वाले हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो रावण हत्ता, कमायचा और भपम और सतारा जो तो अलगोजे की तरह दिखता है मगर वो अलगोजा है नहीं, Correct. वो सतारा है। और इनके पास एक कला और होती है, ये सांस नहीं लेते, एक ही सांस में एक एक घंटा बजाते जाते हैं। मतलब बजाते बजाते सांस भी लेने की कला इनके पास है, मेरे पास नहीं है। मुझे सीखना है अभी, मैं क्लियर कह रहा हूं। आप छोटी उंगली का उपयोग करते हैं बांसुरी बजाने में, ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। ये कला कहाँ से सीखी, आपके दिमाग में था या क्या था ये? इसका कारण है कि मेरे पिताजी जो थे वो भले शौकिया थे मगर थे तो पन्नालाल घोष जी के शिष्य। सही बात। तो वो 7 होल का बजाते थे। अच्छा। तो उन्होंने जब मेरी शुरुआत कराई, हम लोग कहते हैं हाथ रखना, साज पे हाथ रखवाना, तो हाथ तो पिताजी ने रखवाया जी। तो उन्होंने शुरुआत में ही मुझसे ये करवाया। और जब मेरे गुरुजी के पास गया तो वो भी 7 होल वाले थे। वो भी पन्ना बाबू को फॉलो करने वाले थे। पन्नालाल घोष से आगे तो कोई बढ़ नहीं पाया आज तक। जी जी। ठीक, वो भी खुश हो गए मुझे देख के, अरे 7 होल, ये उंगली का इस्तेमाल करेगा, इसको मैं शिष्य बनाऊंगा। विजय राघव राव जी ने मुझे शिष्य बनाया और एक दिन घर से निकाल दिया। वो इस वजह से मैं आपको बजा के दिखा रहा हूं, ये है छोटी वाली जी। अब इसको आज आप देख रहे हैं कि मैं आसानी से जा रहा हूं, मगर इसका जिस ढंग से गुरुजी इस्तेमाल चाह रहे थे वो हो नहीं रहा था। तो मुझे बोले आज तुम निकल जाओ यहां से, जब ये ठीक हो जाएगा तब आना। तो मैंने घर जाके, उल्लासनगर में मैं रहता था, मैंने जाके फिर 40 दिन का चिल्ला किया सिर्फ इसका, और हाथ में सूजन आ गई। इतना रियाज किया मैंने, वो कुछ ऐसा था। मतलब ये हुआ कि इसका पावर इस अंगुलियों जैसा रहे, उसके लिए मैंने इतना मेहनत किया। ये बहुत साधने की जरूरत पड़ती है, बहुत भयानक। बस अर्जुन की तरह मछली के आंख पे सर, आंख को जमा दिया, और जैसे उस्ताद रईस खान कहते थे कि मैं अपने साये को पसीने में देखना चाहता हूं। आप इतना मेहनत करिए कि आपका साया भी पसीने में भीग जाए, तो आपकी मेहनत सफल है, वरना फिर नहीं है। आपने पिताजी का जिक्र किया, जहाँ तक मुझे पता चला पिताजी, आपके पिताजी ने अपनी मृत्यु से 5-6 महीने पहले आपसे कोई वादा मांगा था, कोई चीज़ मांगी थी आपसे, एक अलग तरह के राग की बात की थी आपसे। उस उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या किया था? देखिए उनकी इच्छा की बात थी। हाँ, आपको कैसे याद है, मैं तो हैरान हूँ। देखिए मालकोस जो है वो बहुत कठिन है बांसुरी में, और मैं बजाता नहीं था डर के मारे, तो इससे पिताजी बहुत दुखी थे। और उनकी जो स्वर्गवास हुई वो 2009 में जी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मालकोस सुना दे आके। मैंने माजना शुरू किया, उनको सुना तो नहीं पाया। अच्छा। मगर फिर मालकोस मेरा फेवरेट हो गया, और इतना मेहनत किया मैंने उसमें। उसकी जो पोजीशंस होती है ना मालकोस की, वो बड़ी मुश्किल होती है बांसुरी में। सब हाफ नोट लगते हैं और वो बेसुरा होने का बहुत चांस रहता है। मैं एक स्केल सिर्फ आप मालकोस का प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिए।
ये सबसे मुश्किल जगह है। ये मालकोस है। बहुत बहुत मेहनत की। इस राग को पर हाथ आजमाने के लिए कितने समय आपने प्रैक्टिस की कि आप ये चीज पूरी कर सकें? कितना मेहनत थी आपकी उसके साथ? 1 साल तक मैं मालकोस रोज बजाता था। अच्छा। और मैं सोचता था कि ये बांसुरी में लोग डरते क्यों हैं इसको बजाने से। चंद्रकोस बजा लेते हैं। मालकोस राग की बात हो रही थी कि लोग डरते हैं, क्यों डरते क्यों हैं लोग? उसकी जो पोजीशन है, जी। सा गा मा दा मानी, ये सब हाफ नोट लगते हैं। गाने वाले नहीं डरते हैं। अच्छा। गाने में आसान है, मैं गा दूंगा 2 घंटा मालकोस, मैं गाता भी हूँ। अच्छा। मगर बांसुरी में बहुत मुश्किल है ओरिजिनल सा से बजाना। वो बजा देते हैं लोग, मगर वो सुर इधर उधर रह जाता है, परफेक्ट नहीं बजता। कितने लोग हैं जो आपकी तरह बजा सकते हैं मालकोस राग में, आपकी जानकारी में? सही बजाने वाला मैंने एक भी नहीं देखा। कभी आपने किसी फिल्म में मालकोस राग में बांसुरी बजाई है? देखिए, फिल्म में मालकोस बजाना बहुत आसान है। अच्छा। आप स्केल चेंज करके बजा सकते हैं। आप सा को सा से मत बजाइए, धा को सा बना लीजिए, बज जाएगा। मगर शास्त्रीय संगीत में जब मालकोस बजाने की बात आएगी, क्लासिकल म्यूजिक में, तो फिर परीक्षा है भाई, तलवार के धार पे चलना है। हाँ, मैं एक नाम लूंगा, उनका मालकोस किसी हद तक मैं पसंद करता हूँ, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, दिल्ली वाले। वो मालकोस को काफी अच्छा जस्टिस करते हैं। वो कैसे करते हैं वो ही जाने, जरूर उन्होंने साधना की होगी। जब मैं उनका मालकोस सुना तो मुझे परफेक्शन तो मैं नहीं कहूंगा, मगर परफेक्शन के नजदीक था। मेरा सवाल ये था कि कभी आपने किसी फिल्म के लिए गाया है क्या मालकोस में? नहीं। मैंने मालकोस में बाजू बसाई हो तो? नहीं। मालकोस में आलाप बहुत किया मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक में, और बेताब वगैरह फिल्म में जब बजाया मैंने, सनी देओल की पहली फिल्म, तो उसमें मैंने मालकोस में बजाया था बैकग्राउंड म्यूजिक में। बात अभी आलाप की हो रही थी कि किसी ने कल आपको कहा कि भाई शुद्ध आलाप बजाइएगा। शुद्ध आलाप की बात क्यों आती है? क्योंकि कलाकार लोग इतना फ्यूजन म्यूजिक आजकल बजाते हैं, तो शास्त्रीय संगीत में भी फ्यूजन की मिलावट कर देते हैं। शांति से आलाप नहीं करते, छटपटाहट, रेस्टलेसनेस उसको इंग्लिश में बोलते हैं। इतना होने से वो सुनने वाला स्वर्गिक आनंद कैसे लेगा? तो ऑर्गेनाइजर, जो प्योर ऑर्गेनाइजर है, उनको चिंता होने लगी है। वो कलाकार को मैंने ये दूसरी बार देखा, अमेरिका के एक विनोद वेंकटरामन है लॉस एंजलिस में, वो भी ऐसे पूछते हैं, आप प्योर बजाएंगे तो ही मैं बुलाऊंगा, तो नहीं तो आप रहने दीजिए, दूसरे बहुत कलाकार हैं। तो अब कलाकारों को ऑर्गेनाइजरों को, आयोजकों को चिंता होने लगी है कलाकारों का ऐसा रुख देख के जी, कि ये तो अशांति फैलाएंगे ज्यादा। आपकी खूबी यह है कि आप लिखते हैं जी। लिखना गायन में कितनी मदद करता है? बहुत मदद करता है। मैं जब कोई बंदिश बजाता हूं तो उसके साहित्य को, क्योंकि मैं साहित्य से भी जुड़ा हूं, तो उसके साहित्य को जब समझ के, जैसे वेणुनाथ का इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने, 5378 फ्लूट को मैंने कंडक्ट किया, तो उसकी जो बंदिश थी, नित हरि सुमिरन में चित दीजिए, अपने मन में गर्व न कीजिए, संभल संभल कर चलिए जग में, गुरु सेवा कर भव तर लीजिए। तो इतना सुंदर साहित्य को कैसे बजाना चाहिए? अब बांसुरी में शब्द नहीं है मगर भाव तो है जी, तो उस भाव को लाने में साहित्य मदद करता है। आपने वेणुनाथ की बात की, रिकॉर्ड बनाया आपने, इस रिकॉर्ड को स्थापित करने की दिमाग में आपकी बात कैसे आई और क्या क्या इसकी कोशिशें रही हैं? देखिए, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। ये आर्ट ऑफ लिविंग के जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनकी इच्छा थी कि ये एक रिकॉर्ड बने। अच्छा। और मैं इसको करूं, और उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत अब हरिप्रसाद चौरसिया जी नहीं कर पाएंगे उनकी उम्र की वजह से। तो ये रोनू मजूमदार जी उनके बाद सबसे बड़ा नाम है, और ये मेहनती भी है, ऐसा सब उनको लोगों ने कहा।
और गुरुदेव की बहुत मेरे ऊपर विश्वास और प्यार भी है। तो उन्होंने कहा कि इसको नासिक में किया जाए, कुंभ क्षेत्र में। मैंने 2 महीना नासिक जाता रहा। अच्छा। और इसमें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का भी बहुत योगदान है। वो योगदान कैसे है, मैं उनसे मिलने गया, वो फोटो उनका मेरा वायरल हो गया। मैंने पंडित जी से मदद मांगी तो उन्होंने कहा मेरे सारे शागिर्द आपके। क्या बात है, इतना बड़ा दिल देखिए। तो उनके सारे शागिर्द मिल गए और उनके भी शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, शिष्यों के शिष्य, सब मिलते गए। कारवां बढ़ता गया जी। मैं 1 हफ्ते पहले तक भी देख रहा था 2000 बांसुरी वाले हो गए। फॉरेन के लोग भी, न्यूज इतना फैल गया कि वो भी आके उसमें बजाना चाह रहे। करते 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 फाइनली जो जिस दिन प्रोग्राम था, मुझे लगता है 16 था, वो 16 दिसंबर, तो उस दिन 5378 5378। और जापान का क्या था वो 3777 ऐसा कुछ था। अच्छा। आपने कई एल्बम निकाले, कई लोगों के साथ बजाया, भारत में बहुत कुछ किया, मैं उसकी चर्चा बाद में करूंगा। मैं पहले वो चर्चा कर रहा हूँ कि आपने कुछ विदेशों में जाके काम किया, वो क्या था और विदेश जाना कैसे हुआ? विदेश जाना तो रविशंकर जी ले ही गए मुझे मॉस्को, और उनका बनाया हुआ ये पूरा भारत है। भारतीय संगीत कभी कभी लगता है कि जैसे हरिप्रसाद जी ने बहुत अच्छी बात कही जब रविशंकर जी ने शरीर छोड़ा जी। कि हम तानसेन को एक बार भूल सकते हैं मगर रविशंकर को कभी नहीं भूल सकते। तो रविशंकर जी ने जो ये पूरा भारतीय संगीत को पूरे विश्व में फैलाया, तो उससे हम लोगों का भी रास्ता खुल गया। अब मैं अमेरिका जाने लगा और राइकूडर जैसा बड़ा नाम उनके साथ बजाया, हॉलो बैम्बू, जॉन हैसल्स ट्रम्पेट के साथ मैंने फैसिनोमा बनाया, और मून लाइट विस्पर्स, जो चांदनी, जो मून जो फुसफुसाहट के साथ प्रेम दे रही है, मून लाइट विस्पर्स बनाया लैरी कोरियल के साथ। इतने सारे मैंने इंटरनेशनल एल्बम पे काम कर सका, ये सब रविशंकर जी की कृपा है। और उन्होंने एक शिक्षा हम सबको दी थी कि नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं इंडियन म्यूजिक इज द ग्रेटेस्ट जी, हम ब्रह्मास्मि, तो सोच से नहीं होता काम। तो रविशंकर जी हमें समझाते थे कि जब भी आप अपने फॉरेनर जो वेस्टर्न म्यूजिक के कलाकार है, पाश्चात्य संगीत के, उनके साथ जब बजा रहे तो आधा रास्ता चल के जाओ, थोड़ा उनका भी सीखो, बहुत जरूरी है। हाँ, अपने ही राग को बेस्ट कह के कि तुम ये सब सीख लो और बजाओ, तो ऐसे पे कोलैबोरेशन नहीं होगा। जब मिलन होगा, समन्वय होगा, तो फिर उनका भी चीज आपको थोड़ा बजाना पड़ेगा। तो मैंने वो किया, मैंने वेस्टर्न म्यूजिक भी सीखा। जी, आपको नहीं लगता कि जब आप किसी दूसरे का संगीत सीखते हैं तो कहीं ना कहीं या उसकी संगीत में बात करते हैं तो जुड़ाव कहीं ज़्यादा अपना तो बढ़ जाता है? अपना तो बढ़ता ही है, तभी तो प्यार बढ़ता है जी, और वो प्यार फिर संगीत में दिखता है। मैंने लैरी कोरियल से जैज के ऐसे ऐसे प्रोग्रेशन सीखे हैं कि मैं बजाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। ओह, क्या बात है, हैरान रह जाएंगे। और क्या सीखा आपने वहां? डिसिप्लिन एंड नो ईगो। जी, ईगो की कोई जगह नहीं है। हम लोग के यहाँ जनरेशन का बहुत कॉम्प्लेक्स है कलाकारों में। आप बोलेंगे कि मेरा जुगलबंदी किसी 80 साल के कलाकार के साथ हो तो बोलेगा अरे वो तो बच्चा है। हाँ, ये चीज भारतीयों के मन में बहुत कुंठा है। इस कुंठा से निकलिए प्लीज। आर्ट को देखिए। यू श्रीनिवास जैसा मैंडलिन का बादशाह मुझसे छोटा था, मगर मैं उनको सर करके बुलाता था। तो मैं उनके आर्ट को देखूं कि उनका एज को देखूं, सही बात, किसको देखूं मैं, तो मैं उनका आर्ट देखता था और श्रीनी जी करके मैं उनको प्रणाम करता था। बहुत अच्छी बातें उन्होंने सिखाई मुझे। चले गए लीवर की बीमारी से। मैंडलिन यू श्रीनिवास बाद में मैंडलिन श्रीनिवास बन गए। मतलब मैंडलिन को उन्होंने पूरे दुनिया में ऐसे स्थापित कर दिया जैसे सितार स्थापित होता है। आज उनके भाई मेरे साथ बहुत जुगलबंदी बजाते हैं। यू राजेश, यू श्रीनिवास के भाई यू राजेश। आपने विदेशों में बांसुरी वादन के कंसर्ट भी किए होंगे, क्या अनुभव है? कोई
एक्सपीरियंस या कोई अनुभव ऐसा हो या कोई वहाँ से प्रतिक्रिया मिली हो जब आप बजा रहे हो, वो आप बताना चाहेंगे? मैं हैरिक चैपल में पिछले साल अपने बेटे के साथ जुगलबंदी बजा रहा था, राग मारवा। अच्छा। और एक वाइट गाय, एक विदेशी आया और बोला, ऑल माई स्ट्रेस इज गॉन फ्रॉम माई लाइफ। क्या? This music is a prayer. This music is divine. I will listen Indian music only. आज के बाद मैं सिर्फ इंडियन म्यूजिक सुनूंगा, और वो भी सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक, नॉट बॉलीवुड। क्या बात है। तो मेरे लिए लगा कि मुझे पद्मश्री पद्म भूषण सब मिल गया। बिल्कुल सही। और उसके आंख में आंसू था। हैरिक चैपल, में जगह भी बता रहा हूँ, लॉस एंजलिस। चैपल मतलब चर्च। चर्च के अंदर मैं बजा रहा था, और उसका ऐसा साउंड लाजवाब। ये चीज मुझे यहाँ अभी फिर से आपके पिताजी की याद आई। आपके पिताजी बांसुरी भी बजाते थे और डॉक्टर भी थे, होम्योपैथी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं संगीत मेडिकल का भी काम करता है? जरूर करता है, इसीलिए तो म्यूजिक थेरेपी इतना पॉपुलर हो रहा है। आज देखिए, कैंसर से गुजर गए जो पीडी हिंदुजा के सबसे बड़े यूरोलॉजिस्ट थे, वो मेरे शिष्य थे। अच्छा। डॉक्टर शरद सागड़े, और वो बांसुरी बजाते थे। तो अपने सारे पेशेंट को ऑपरेशन के बाद वो अपनी बांसुरी बैठ के सुनाते थे। क्या? और उनके जो कंपार्टमेंट थी उसमें एक बांसुरी हरदम रखते थे हिंदुजा हॉस्पिटल में। पूरा हिंदुजा बोलता है शरद सागड़े नहीं, संत सागड़े है ये। तो सागड़े साहब जैसा यूरोलॉजी सब कहाँ पैदा होगा। मुझसे बड़े थे मगर मेरा पांव छूते थे। गुरु का सम्मान उनके जैसा मैंने नहीं देखा। तो वो बोलते थे कि म्यूजिक थेरेपी हर हॉस्पिटल में जरूरी है, वो भी भारतीय संगीत। उसका दर्द, उसका जो हीलिंग पावर है वो डबल से ज्यादा हो जाता है, डबल से ज्यादा हो जाता है। जो जितना देरी में वो ठीक होगा उससे डबल वो जल्दी ठीक होगा। मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, तलत अजीज ने भी कुछ शुरुआत की थी म्यूजिक थेरेपी की शिक्षा देने की, कुछ करने की। पता नहीं, पूरी जानकारी मुझे उसकी जानकारी है नहीं, कुछ शुरुआत की थी उन्होंने इसकी जी। अब वो कहाँ तक क्या था वो मुझे बहुत जानकारी ज्यादा नहीं है इसमें मुझे। इसकी सबसे सुंदर काम जो किया वो शशांक कट्टी ने। अच्छा। सितार वाले, वो तो सितार लेके हॉस्पिटल में जाते थे। ओह। रिकॉर्ड नहीं, लाइव मैं सुनाऊंगा। तो वो जो पेशेंट लेटा है बेड में, उसके पास बैठ के नीचे बैठ के बजाते थे। इतना सुंदर काम किया, मैं आज उनको याद कर रहा हूँ। वो जीवित है, बहुत भगवान उनको लंबी उम्र दे। और पंडित शशांक कट्टी। इसी साथ एक चीज और आती है कि बांसुरी वादन कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से भी जुड़ा मामला है। वहाँ भक्ति भी है। वो भक्ति भी क्या कहीं ना कहीं इंसान को ठीक करने में मदद करती है? भक्ति नहीं तो शक्ति है। भक्ति से ही बजाते हैं हम लोग। जब तक आप अपने लिए बजाएंगे कोई नहीं सुनेगा, जब उनके लिए बजाएंगे तो सब सुनेंगे। तो हम लोग खुद को भूल के एक ऐसी शक्ति की प्रार्थना करना शुरू करते हैं जिसका ना कोई स्वरूप है, और जिसका स्वरूप है भी, और जिसको आप आंख बंद करते ही जो दिखता है वो एक जो रोशनी है जो मोक्ष की तरफ ले जाता है, उसको आप देखते हैं। म्यूजिक और मेडिसिन, इसको लेकर आप कुछ शोध कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं इस पे? मैं अभी तक उतना कार्य नहीं कर पाया हूं। जैसे कि एंटी डिप्रेशन जो है वो है केदार जी। ये तो सिद्ध है। हाँ। और छटपटापन, रेस्टलेसनेस को निकालने के लिए भैरव है।
कमर सा, ये आपको अपने से जोड़ता है। जी उसका जो रे का जो आंदोलन है ना, जी वो आपको शांत करता है, आपको विकारों से निकालता है। तो ये इस पे और काम मेरा बाकी है, मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। एक फिल्म थी नदी की बेटी, जी जिसको आपने संगीत भी दिया था। जी। वो फिल्म कैसे मिली थी, उस पर क्या क्या काम हुआ था और उसमें क्या आपने अपनी तरफ से डाला था? उसमें जो गाने मैंने संगीत दिया, वो गाने में नहीं, मुझे पहले ये था कि उस फिल्म से आपका जुड़ना हुआ कैसे, किसी ने आपसे संपर्क किया था, क्या था मसला? उसके जो डायरेक्टर थे वो बहुत बड़े फैन थे मेरे, विप्लव जी। अच्छा। तो विप्लव जी ने पहले जो फिल्म डिवीजन ने मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई बांसुरी वाला, उसके डायरेक्टर भी वो थे। अच्छा। तो फिल्म जब डॉक्यूमेंट्री बनते बनते उनको कुछ प्रेम हो गया मुझसे, तो उन्होंने बोला कि मैं एक फिल्म भी बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री के बाद, आप संगीत देंगे? तो मैंने बोला हाँ। मैंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए तो बहुत बांसुरी बजाई, सोलो संगीत पहला आप मुझे दे रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। फिर उन्होंने बोला कि सचिन देव बर्मन जैसे अमर प्रेम में गाए हैं, डोली में बिठाई के कार, ओलाई घर सजना के द्वार, ओ डोली में बिठाई के कार, ये कलर ला सकते हैं आप? मैंने कहा पिताजी का आशीर्वाद है, उनमें बंगाली बना जो माझी का जो गाना होता है भाटियाली, उनके अंदर ज्यादा था मेरे से, तो उनका आशीर्वाद है, मैं बना सकता हूँ। तो वो जब मैंने गाया तो उनके विप्लव जी की आंख में आंसू आ गया। बोले पंडित जी एक प्रार्थना है। बोलिए। आप डायरेक्टर हैं, आपका हर बात। बोले इसको किसी स्थापित सिंगर से मत गवाइए, आप ही गाइए। आप जो गा रहे हैं वो नहीं गा सकेंगे। तो मैंने ही, मेरा ही गाना फिल्म में है। अच्छा। मैंने ही गाया, कम उसकी धुन भी मैंने बनाई, नेचुरली मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। तो एक लाइन सुना रहा हूँ, देखिए सचिन देव बर्मन की थोड़ी सी झलक है कि नहीं। बारी बारी सबको सैया जाना है उस पार, बारी बारी सबको सैया जाना है उस पार, तेरे कारण कौन खड़ा है आना है इस पार। बहुत, इसने रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत। टंग 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 टंग, ये था उसका कमाल। आपका संबंध पश्चिम बंगाल से भी है, बनारस से भी है और महाराष्ट्र से भी है। इन तीनों जगह रहन सहन बहुत अलग है, तीनों जगह संगीत को लेकर अलग अलग सोच है, समझ है लोगों की। वो सारी चीज़ें आपके अंदर कहाँ कैसे मौजूद हैं और आप कहाँ उसका कैसे उपयोग करते हैं? देखिए, मैंने एक पति की कहानी, पहला फ्यूजन, एक ट्रैवलर्स टेल मेरी एल्बम बहुत पॉपुलर हुई थी। उसका कारण ये कि मैंने पूरा भारत भ्रमण किया बचपन में ही। हाँ, क्योंकि मैं प्रवचन भी करता था। अच्छा। हाँ, उससे मेरे भाषा के ऊपर बहुत आधिपत्य और उसके ऊपर एक अधिकार मेरा हो गया। मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ जैसे कि आप जानते हैं। तो बंगाल में मैं कभी रहा नहीं, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो पिताजी बनारस चले गए, मगर बंगाल की जो खास चीजें वो पिताजी मुझे देते गए कि अब ये बनारसी तो यहाँ सीख जाएगा क्योंकि ये है बनारस में, और महाराष्ट्रियन तो मैं हूँ ही क्योंकि यहाँ ही मेरा 52 ईयर्स हो गया, पढ़ाई भी मेरी महाराष्ट्र में हुई, मराठी में बोलता भी हूँ। तो महाराष्ट्रियन इज नो प्रॉब्लम फॉर मी, बट बंगाल इज ए प्रॉब्लम फॉर मी। सो माई फादर मेड श्योर कि इसको रविंद्र संगीत की तालीम, और मुझे जो पत्नी मिली उसके अंदर बंगाली पना बहुत है। अच्छा। मेरे से 4 गुना ज्यादा। तो जब मैंने रविंद्र संगीत का एल्बम निकाला,
टाइमलेस टैगोर, तो उसने बहुत कुछ मेरी गलतियां सुधारी मेरी वाइफ ने, जो भी, क्योंकि प्योरिटी होना चाहिए। होना चाहिए, बहुत हाँ। जरूरी आप रविंद्र संगीत बजाएंगे तो ऐसे थोड़ा ही बजेगा। नहीं। बांसुरी बजा लेते थे, गा भी लेते थे और साथ में लिख भी ले रहे थे। लेकिन बॉलीवुड में या बम्बई का है तो बम्बई में सफलता तब नापी जाती है कलाकार की। एक दुर्भाग्य की बात है जब आप फिल्मों से जुड़ते हैं। ये मैं अच्छी चीज़ नहीं मानता, लेकिन स्थितियाँ वही हैं। फिल्मों से आपका जुड़ना कैसे हुआ था? जब मैं 1981 में ऑल इंडिया रेडियो स्पर्धा कंपटीशन में मैं प्रथम पुरस्कार मुझे मिला ज्ञानी जैल सिंह से, तो मेरा प्रोग्राम भी रखा रेडियो ने, तो उसको सुनने के लिए रविंद्र जैन साहब आए थे। तो वो बोले कि मेरा गाना बजाओ, कल किशोर कुमार गाने वाले हैं। ना जाने कब कैसे मिल जाते हैं ऐसे, शायद मैं ठीक ही गा रहा हूं, तो गाना मैंने बजाया तो आर डी बर्मन के कान में चली गई। और वो टैगोर दादा जो थे जिन्होंने गाइड फिल्म में बजाया, वो मुझे आर डी बर्मन के पास ले गए कि आर डी बर्मन को बांसुरी की जरूरत है। अच्छा। क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया तो बिजी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, तो आर डी को अच्छा फ्लूट प्लेयर नहीं मिल रहा है। तो वहां से मैंने मेरी फिल्म से जुड़ाव हुई और फिर 13 साल मैंने नॉन स्टॉप 81 से लेके आखिरी सांस जब लिए 93 में पंचम दादा, तब तक मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। आखिरी फिल्म तो खैर मेरे बांसुरी के लिए जाना जाता है, कुछ ना कहो। कमाल, बहुत कमाल। उसमें जो बांसुरी का पीस था, पंचम दा को शायद एहसास हो गया था कि वो नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा मुझे कि जितना ये गाना पॉपुलर होगा उतना ही तुम्हारा बांसुरी भी पॉपुलर होगा, देख लेना। बहुत पॉपुलर है गाना। हाँ, मैं उसका पीस सुना रहा हूँ आपको। देखिए, पूरी दुनिया आज जानती है कि रोनू मजूमदार ने ये पीस बजाया, कुछ ना कहो में। थम सा गया है, तो ऐसे वो चला। आपने पंचम दा ने नौशाद के साथ भी काम किया, खयाम के साथ भी किया, गुलजार के साथ भी किया, विशाल बर्दर, काफी लोगों के साथ काम किया। जी जी जी। किसके साथ एक अलग तरह के क्या क्या अनुभव है बता सकेंगे? नौशाद साहब थोड़े पुराने स्टाइल के थे, मगर बहुत प्यारे आदमी थे और थोड़े रिजिड, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, थोड़े रिजिड थे। मतलब फ्री हैंड नहीं देते थे। अच्छा। मतलब कलाकार को फ्री हैंड देना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो बोलते थे जो मैंने बताया बस यही बजाना चाहिए। तो ये उनकी थोड़ी सी थी। और मुझे सबसे ज्यादा जो तालमेल मेरा, देखिए नौशाद साहब का मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, उसको अन्यथा मत लीजिए प्लीज। नहीं, अपमान नहीं है ये बस एक ऑब्जर्वेशन है कि म्यूजिशियन को फ्री हैंड नहीं देना। रहमान फ्री हैंड देते हैं जी, बहुत अच्छा, और आर डी बर्मन का तो जवाब ही नहीं है। पंचम दा मुझे छोड़ देते थे, बजाओ जो बजाना है। तो उनको मालूम था कौन अच्छा करेगा उनका गाना और कौन बिगाड़ेगा जी। और मुझे विशाल भारद्वाज जी का नाम लेना है। उन्होंने जो मेरी बांसुरी को इस्तेमाल किया माचिस में, और विशाल जी का हृदय भी विशाल है। विशाल का मतलब होता है बड़ा, और वो संगीत की समझ उनको बहुत है, बहुत ज्यादा।
तो उन्होंने माचिस में मेरा नाम नहीं दिया, क्योंकि कलाकार जो शास्त्रीय संगीत के जो फिल्म लाइन में बजाते थे उनका नाम नहीं दिया जाता था। जी, उन्होंने क्रेडिट में मेरा नाम भी दिया। बड़ी बात है। बड़ी बात है। और विशाल भारद्वाज जी के साथ और भी फिर गॉड मदर वगैरह और भी फिल्मों में मैंने बजाया, तू भी बजाया मैंने। और गुलजार भी थी, गुलजार साहब, हाँ। और गुलजार साहब के साथ मैंने, विशाल जब इस लाइन में आए उसके पहले से मैं गुलजार साहब के साथ बजा रहा हूँ आरडी के वहाँ। तो एक गाना था, मैं थक गया हूँ मुझे सोने दो, मैं थक गया हूँ मुझे सोने दो, हाँ बहुत रात हुई, चांद से कह दो उतर आए या उतर जाए, चांद से कह दो उतर जाए उतर आए, हाँ बहुत बात हुई। तो इस गाने में मैं बजा रहा था तो गुलजार साहब मेरे पास आए और बोले कि शब्दों को सुन के बजाओ। अच्छा। तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि शब्द तो इसमें है नहीं, तो शब्दों को क्या सुन के बजाऊं, मगर उनकी बात बहुत गहरी थी, आज समझ में आती है। मैंने कोशिश किया, किशोर कुमार गा रहे थे और किशोर दा तो रुला ही देते थे, वो तो एक ही पैदा होता है, किशोर कुमार दूसरा पैदा ही नहीं होता। वो भगवान फुर्सत में कभी कोई किशोर कुमार एक कंकड़ लेते, बोलते जा तो किशोर कुमार बच जा। तो किशोर कुमार, आहा, आई फील वेरी भावुक, इमोशनल। वेल, मैंने उस ढंग से बजाया। गुलजार साहब तब से इतने क्लोज हैं, मैं उनको भाई जी कहता हूँ, इंडस्ट्री में उनको भाई जी कहते हैं। ज्यादा तो लोग भाई जी कहते हैं उनको। हाँ, उनको भाई जी ही कह के हम लोग पुकारते हैं। आपको ढेर सारे पुरस्कार मिले, यहाँ भी लंबी लगी हुई है, किन पुरस्कारों को आप याद कर लेते हैं? पुरस्कार तो आपको काम करने की प्रेरणा देते हैं, और सभी पुरस्कार मेरे लिए बड़े हैं। हाँ, ये जरूर है कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो मिला तो उसकी जूरी इतनी खतरनाक थी, उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा और काराईकुड़ी मणि अय्यर, मृदंगम के बादशाह जो अब नहीं रहे, अब शिव कुमार जी भी नहीं रहे, ये लोग जूरी में थे। तो वो तो मुझे बाद में मालूम पड़ा। तो इस जूरी ने जब मुझे ये अवार्ड दिया तो मुझे लगता है सबसे भावुक क्षण मेरे लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड था 2015। और पद्मश्री इसीलिए बड़ा है क्योंकि पद्मश्री को मैंने डेडिकेट कर दिया पहलगाम के, जो वो उन आंसुओं को मैंने दे दिया। आप मानिए, मैंने कोई केक नहीं काटा, मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैंने घर वालों को कहीं होटल में जाके खाना नहीं खिलाया। ये पद्मश्री उनके लिए है, बिल्कुल सही बात, ताकि उनको न्याय मिले और आतंकवाद खत्म हो। आतंकवाद की कोई जगह नहीं है इस धरती पे, खाली इंडिया नहीं, आज पूरा विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है। आखिर क्यों? आपने लोगों को सिखाने के लिए साधना स्कूल चला रखा है, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उसमें क्या क्या हो रहा है, इस गतिविधियाँ क्या है? देखिए, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहले साधना स्कूल चलाने के लिए मुझे यहाँ के प्रोग्राम छोड़ के जाना पड़ता था, अब मैं जब मर्जी होता है तब जाता हूँ, बाकी ऑनलाइन सिखाता हूँ। ये साधना स्कूल श्रीमती निर्मिता ढोलकिया जी बहुत अच्छी गायिका हैं, शिकागो अमेरिका की, और मेरे से भी थोड़ा सीखी है। और ये उनकी प्रेरणा और मेरी प्रेरणा एक साथ मिलके ये एक निर्मिता जी का मेरा एक टुगेदर सपना जो है वो हमने पूरा किया, और आज भी हम एक साथ जुड़े हुए हैं। किस सन में शुरू हुआ था? 2003 में। वाह, बहुत 12 साल 22 साल हो गए। 22 साल हो गए, बड़ी बात है। एकदम एकदम। तब तो आपके शिष्य पूरे विश्व में फैले होंगे। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। जब आप इनसे मिलते होंगे अपने शिष्यों से जी, और काफी तो लोगों को काफी नाम कमा लिया हुआ बांसुरी के क्षेत्र में, कितना गर्व होता है कि आपने कला को विकसा दिया है। बहुत गर्व होता है। शिकागो का मेरा चेतन अनंत, मेरा शिष्य, आज इतना अच्छा बांसुरी बजा रहा है, मेरा ही प्रतिरूप है। अच्छा। हाँ, और मुझे बहुत गर्व होता है। ऐसा लगता है कि मेरी विद्या अनंत काल तक जिंदा रहेगी मेरे शिष्यों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा। देखिए, लाइफ इज शॉर्ट जी, आर्ट इज लॉन्ग। मैं हरदम तो नहीं रहूंगा, नहीं, मगर आर्ट कभी मरता नहीं, कला जीवित रहती है, कला जीवित रहेगी। और इसमें मुझे ये सेल्फ ऑब्सेशन
नहीं है, आर्ट के प्रति प्यार है। आत्ममुग्धित होना वो एक शब्द होता है कि मैं और कुछ नहीं। तो मैं नहीं हूं आर्ट, आर्ट तो उसका है, तो उसका चीज मैंने दान किया तो वो मेरा कहाँ है? सही बात है। किसी ने दिया, मैंने दान किया, तो उनके अंदर जिंदा रहेगा तो ऊपर वाला जिंदा रहेगा, और ऊपर वाला कभी मरता नहीं, तो कभी आर्ट कभी मरता नहीं। बिल्कुल सही बात है। हर पिता चाहता है कि वो अपने बेटे को पहली पंक्ति में बैठने लायक बना दे। आपके पिता ने भी आपको एक कला में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, आपने भी अपने बेटे को प्रेरित किया। कितना सफल हो पाए हैं आप अब तक? मैं सफलता की पहली सीढ़ी तो पार कर चुका हूं, वेरी गुड। क्योंकि ऋषिकेश को मैंने नेपोटिज्म की तरह कभी बढ़ाया नहीं, क्योंकि मैं उसका शिकार रहा जी। मैंने सिर्फ शिक्षा दी, उसने खुद करके। मैंने पहले भी कहा जो नेपो किड्स है उनमें भी टैलेंट होती है, हाँ। मगर मैंने अपने शिष्यों में और मेरे बेटे में कभी फर्क नहीं किया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इसका मैं उदाहरण आप देख सकते हैं मेरे अंदर। तो वो खुद मेहनत करके, मेरा शिष्य हरिदत्त भी रेडियो में ए ग्रेड हुआ और मेरा बेटा भी ए ग्रेड हुआ। मुझे दोनों मेरे हाथ हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे शिष्य कभी ये महसूस ना करे कि हम नेपो किड्स नहीं है तो गुरुजी का हमें सपोर्ट नहीं मिला। आप भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में माहिर हैं, इसके साथ आप कर्नाटकी संगीत भी आपने सीखा हुआ है जी। कर्नाटकी संगीत सीखने की आपने जरूरत क्यों महसूस की थी, और दोनों में क्या फर्क अब आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैंने कर्नाटिक म्यूजिक विधिवत नहीं सीखा। अच्छा। मेरे गुरुजी क्योंकि साउथ इंडियन थे तो वो मुझे उसका आइडिया देते रहते थे। ओह। हाँ, मैं तो नॉर्थ इंडियन ही सीखा मैंने, मगर उसका जो कोरवाई होता है, मुताइपू होता है, गोपुछ होता है, ये सब चीज मुझे उन्होंने बताया। गौ का पूंछ जो होता है उससे गोपुछ बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, तो उनकी तिहाइयां भी धीरे धीरे छोटी होती जाती है। तद्दिन तकिट धा, तकदिमी तकिट धा, तकिट धा, तकधा, तधा, ऐसे वो छोटा होता रहता है उनकी तिहाइयां। हमारी तिहाइयां बड़ी होती रहती है, और तिहाई का लास्ट जो, थोड़ा टेक्निकल बात कर रहा हूं, लास्ट जो शब्द होता है वो सम पे आता है। इनकी तिहाइयां जो कोरवाई होती है, सम से पहले का जितना एरिया है उसमें तिहाई खत्म करता है और सम अलग से आती है। अच्छा। हाँ, तो ये फर्क को समझना पड़ेगा। जी। आपने तमाम फिल्मों के लिए बांसुरी बजाया, कुछ फिल्मों में आपने शायद म्यूजिक भी दिया है। किस फिल्म के लिए सबसे कठिन रहा और किस फिल्म के लिए बहुत आसान रहा? देखिए, कठिन, मैं बहुत छोटा था तो मुझे नैया फिल्म में जब रविंद्र जैन बजवा रहे थे तो मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और मगर दादू भी दादू ही थे, रविंद्र जैन एक ही होते हैं। तो वो बोलते हैं, एक बात उन्होंने कही थी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उनको छूट नहीं देता जो मेरा म्यूजिक बिगाड़ देते हैं। ओह। मैं उनको छूट देता हूँ जो मेरा म्यूजिक सुधार देते हैं। क्या मुझे यही होना चाहिए। ये वो करते थे जो नौशाद साहब की मैंने बात की कि वो ये नहीं करते थे, नौशाद साहब, ये रविंद्र जैन करते थे। इसीलिए मैं उस्ताद रईस खान साहब की बात याद आ गई, उनके साथ भी मैंने काम किया। अच्छा। वो संग मेरे आजा आजा सजना, संग मेरे, इसमें रईस खान साहब बजा रहे थे बॉम्बे लैब में, तो उनको छूट दे दिया हृदयनाथ मंगेशकर जी ने, लता जी गा रही थी, और फिर ऐसे सितार बजी की भूतो न भविष्य थी। करेक्ट। ऐसा सितार कौन बजाएगा? कोई। आपने तो लता मंगेशकर जी के साथ किया है। बहुत बहुत। जमीन आसमान का वो गाना मेरी फ्लूट के लिए याद है, ऐसा समाना होता, उसका इंट्रो म्यूजिक सुनिए। हाँ जी। जब गाना आप सुनेंगे ऐसा समा जमीन आसमान का, तो मेरी फ्लूट से ही शुरू होती है।
ऐसा हुआ कि कोई गाना आपने सिर्फ बांसुरी पर गाया हो? सनी करके एक फिल्म आई थी, अच्छा। धर्मेंद्र उसमें थे हम्म, और शर्मिला टैगोर थी। अच्छा। जाने क्या बात कल्याण। है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। और ऐसा कंपोजिशन आप मानेंगे नहीं, जब ये गाना मैं बजा रहा था ना, आंख भर आए मेरी। बाद में जब बैकग्राउंड म्यूजिक बजाने लगा तो पंचम दा मेरे पास आया और बोले इस पूरे गाने को बांसुरी में बजाओ। ओह, क्या! और एक सीन में आप देखेंगे सनी में तो सिर्फ बांसुरी में पूरा गाना ही बज रहा है। और ट्रिब्यूट टू पंचम में मैंने 15 से 18 गाने मैंने बजाए और पूरे गाने, अच्छा, और बहुत सुंदर हुआ। बहुत अच्छी बात है। मैं आपके दो महारथियों की तरफ फिर से ले जाता हूँ। एक रविशंकर जी हैं और दूसरे हैं जाकिर हुसैन जी। पूरे विश्व में संगीत को जो ईश्वर इन दोनों ने दिलाया है, जो नाम दिलाया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और आप जब विदेश जाते हैं तो क्या इनकी वजह से आपको क्या अनुभव मिलते हैं? आप रविशंकर जी और जाकिर हुसैन को एक उसमें मत रखिए। मतलब एक बात, मैंने दोनों लोगों ने, रविशंकर जी इज रविशंकर जी। जी। रविशंकर जी ने जो काम किया वो ग्रैंडफादर, एक भीष्म पितामह ही कर सकता है। उनका फुटस्टेप जाकिर हुसैन जी ने फॉलो किया जी। और जाकिर हुसैन जी का भी कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो इससे क्या हुआ कि यंग जनरेशन में जाकिर भाई ने बहुत फैलाया, मगर वो सब रास्ता रविशंकर जी का दिखाया हुआ है। इसीलिए यहूदी मेनियन ने कहा ही इज ए मोजार्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक। करेक्ट। सो इसीलिए रविशंकर जी की जगह कोई ले नहीं सकता, और हजारों साल में भी। आपने भी तो मोजार्ट के लिए काम किया काफी। जी जी जी। मैं मोजार्ट का एक दो न मैंने बजाया जी। उसको मोजार्ट 40 बोलते हैं। मोजार्ट 40। मोजार्ट। हाँ, तो इतना न मुझसे तू डा वो गाना को सलील चौधरी ने उसी मोजार्ट से कॉपी किया था। जी जी। कॉपी तो नहीं कहूंगा, सलील दा जैसे महान आदमी उससे प्रेरणा ली थी। ऐसा महान मोजार्ट। तो हमारे रविशंकर जी ने बहुत बड़ा काम किया। एक चीज और मुझे अचानक याद आता है, बांसुरी को लेकर के कुछ वो है कि जब आप अमेरिका जाते तो पहले वो लोग इंडियन फ्लूट करके बात किया करते थे, जिस पर आपने आपत्ति जताई और फिर लोगों ने बांसुरी। आपत्ति नहीं जताई, मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा। माइक निकल्स को रिक्वेस्ट किया कि आप जो नाम देंगे वो बांसुरी नाम को थोड़ा पॉपुलर करना चाहता हूँ। ये काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे सितार को कोई इंडियन गिटार नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। सितार को ही सितार बोलते हैं। हाँ। भले वो उच्चारण की वजह से, मगर ठाबला, तबले को ठाबला बोलते हैं, मगर तबला तबले के नाम से जाना जाता है, और सितार सितार। तो बांसुरी को इंडियन फ्लूट क्यों बोलते हैं? ये मेरा थोड़ा काम बाकी है। इस लाइफ में मैं जितना कर पाऊंगा करूंगा, नहीं तो अगले जन्म में करूंगा। चलिए आपके नाम पर भी आ जाते हैं। आपका नाम कुछ और था, रविंद्रनाथ क्या था, फिर उसको रानेंद्र भानु मजूमदार। हाँ, तो उसको फिर रोनू कैसे नाम पड़ा? ये रविशंकर जी की वजह से। अच्छा। वो बोलते थे इतना बड़ा नाम कोई याद नहीं रखेगा। मेरा नाम रवि है, तो इसलिए रविशंकर चौधरी थे वो जी, मगर वो चौधरी कभी लगाते नहीं थे। तो तुम दो नाम का, तो वो रानेंद्र का रोनू करके बुलाने लगे 1980 में। अच्छा। जब मैं उनके पास गया तो वो फिर इतना पॉपुलर हुआ, फिर रेडियो में भी चेंज करवाया, मगर मेरे सर्टिफिकेट में और पासपोर्ट में आज भी रानेंद्र है। अच्छा। और पद्मश्री का जब अनाउंस हुआ तो वो रानेंद्र के नाम से ही हुआ। अच्छा। फिर मुझे अवार्ड देते वक्त उन्होंने
मेरे पॉपुलर नाम रोनू मजूमदार के हिसाब से दिया। जी। वो तो मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने, और मोदी साहब आके जब मिले तो दिल गदगद हो गया। कोई नई योजना है आपकी? नई योजना, अभी गांधी नाम का एक एल्बम पे काम कर रहा हूँ मैं, और वो रिकी केज जी जो 3 ग्रैमी जीत चुके हैं, हाँ। तो उनके साथ मैं उनके आइडियाज को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। मतलब लीडर वही हैं, इस बार उनको लीडर रखा है और वो बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। ही इज ए डिवाइन, रिकी केज इज डिवाइन। रिकी केज में कुछ फिल्म भी बना रहे थे म्यूजिक को लेकर के, कुछ अजीब सब प्रयोग है वो उनका। बहुत कुछ कर रहे हैं। रिकी केज की एनर्जी को अभी टच करना बहुत मुश्किल है। वो इज सो एनर्जेटिक, ही इज पूरे विश्व में काम कर रहा है वो अभी। आपको भी ग्रैमी में नॉमिनेशन मिला था जी। किस गाने पर था, क्या था, थोड़ा सा बताएंगे? टाबुला रसा। ताबला रसा। टाबुला रसा, ये बूला मेरे पत्नी का नाम है तो उसका नाम उसमें आ गया, पता नहीं कैसे। टाबुला रसा बेला फ्लेक के साथ मैंने बजाया था, और बेला फ्लेक के साथ जब टाबुला रसा बजाया तो उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली और वो नॉमिनेशन हुआ, मगर हम 1-2 वोटिंग के लिए रह गए और वो अवार्ड से चूक गए, मगर नॉमिनेशन होना भी कम नहीं है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, मगर ग्रैमी हम लोगों के लिए इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। इंडियन मीडिया की आदत है, जो फॉरेन का अवार्ड होता है उसको ही इतना उछालते हैं। पद्मश्री जिसको मिल गया हो उसको ग्रैमी की क्या परवाह, उसके सामने ग्रैमी तो कुछ भी नहीं। ग्रैमी कुछ नहीं है हमारे पद्मश्री के सामने। ग्रैमी से इंडिया में इतना उछलना का जरूरत नहीं है। I don't like when people say, "Did you win Grammy?" They should ask, "Did you win Padmashri? Did you win संगीत नाटक अकेडमी?" हमारे सरकार हमारे पद्मश्री को इंटरनेशनल अवार्ड ग्रैमी से बड़ा बना दीजिए ना। वही होना भी वही चाहिए। हाँ, ग्रैमी करके क्यों चिल्लाते हैं? यहाँ पता नहीं कि लोग सोचते कि ग्रैमी अवार्ड के नाम पे वो विश्व में छा जाएंगे, पता नहीं क्यों। ये गुलामी की मानसिकता है, इससे निकलिए प्लीज प्लीज प्लीज। डोंट थिंक ग्रैमी इज बिगर देन पद्मश्री, इट्स नॉट। कभी आपके दिमाग में नहीं आता कि कोई एक फिल्म बने जिसमें सारे गाने सिर्फ बांसुरी को लेकर के हों? ऐसी इच्छा रखने वाले लोग अभी कम रह गए। यश जी जैसे लोग, यश चोपड़ा जैसे लोग ये कर सकते हैं। और एक फिल्म में बांसुरी वादक लव लेटर करके थी, बप्पी लहरी जी का संगीत था, उसमें मैंने फ्लूट बजाया था। अच्छा। और हीरो फिल्म में हरिप्रसाद जी ने बजाई, उसको सुभाष घई जी ने बनाया। तो मगर और एक बांसुरी वादक के लाइफ में ही एक फिल्म बने, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। शहनाई पे हुआ, गूंज उठी शहनाई। तो बांसुरी में अच्छी बात आज आपने कही, मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा, और कोई ऐसा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि ऐसा कोई फिल्म बनाइए जिसका बजट भले ही कम हो मगर वो फिल्म बांसुरी वाले के ऊपर हो। रोनू मजूमदार ने फिल्म संगम तजुर्बा से बात करके बहुत खुशी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। जरूर जरूर। नमस्कार। नमस्कार जी।